वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो कैसी है। जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत ज़्यादा सीरियस और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारे देश में वाइड स्प्रेड है। जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो बहुत ज़्यादा सीरियस टर्न लेता आ रहा है। ये एक टाइप से डर का कारण बन गया है और बहुत ज़्यादा ग्रीम मतलब बहुत ज़्यादा विकट हो जाएगा फ्यूचर में। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक अभिशाप की तरह है। ये सिंबलाइज करता है पॉवर्टी हमारे देश में इंडिविजुअली और सोसाइटी के डिके को बताता है और ह्यूमन रिसोर्स के लॉस को। नॉर्मली हम क्या समझते हैं, जब कोई काम नहीं कर रहा, आप काम चाहते हैं आपको काम नहीं मिल रहा, वही अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वही होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जिसमें जो लोग काम तो करना चाहते हैं, जितनी भी वेजेज उन्हें मिले लेकिन उन्हें काम ना मिले। दूसरे शब्दों में कहे तो एक मेन है वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वहन ही इज बोथ विदाउट ए जॉब, क्योंकि वो बिना जॉब के है और एम्प्लॉयड नहीं है लेकिन वो काम करना चाहता है। अनएम्प्लॉयमेंट है ना देश में वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं वो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग रेट पर, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को लेंगे जो मतलब काम करने के एबल हैं, जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम ना मिले। लेकिन जो लोग कैपेबल है ही नहीं काम करने वाले, भाई बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं लेते। लाइकवाइज जो लोग काम करना ही नहीं चाहते उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं लेते। तो जो अबव कंसेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट की वो रेफर करते हैं लेबर फोर्स अप्रोच। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लेबर है ना उसको एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह माना जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड पर्सन ईयर के टर्म्स में। किसमें? स्टैंडर्ड पर्सन ईयर के टर्म्स में। जो वन स्टैंडर्ड पर्सन ईयर है उसका मतलब होता है एक जो इंसान 8 घंटे काम करता है प्रतिदिन 273 दिन तक, एक साल, ठीक है, उसे बोल देते हैं स्टैंडर्ड पर्सन ईयर, ठीक है। अच्छा है ये 2 नंबर में आने के लिए। इट मीन्स अगर जो पर्सन है उसे काम मिल रहा है मिनिमम 8 आवर्स तक प्रतिदिन 273 दिन तक, तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। अब बात आ जाती है नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया सफ़र कर रहा है क्रोनिक मतलब जो लंबे समय तक चलते आ रही है उसी अनएम्प्लॉयमेंट से। जो नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में वो मल्टी डायमेंशनल है। इसके बहुत सारे टाइप है, जैसे ओपन, अंडर एम्प्लॉयड, जिसका छुपी हुई बेरोजगारी। जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, स्लो स्पीड है इंडस्ट्रियलाइजेशन की मैकेनिज्म की। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए जो स्टडी है अलग अलग टाइप्स की वो जरूरी है। तो मेन टाइप्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन मतलब जहाँ पे जो पर्सन है ना डू नॉट, उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा पूरी साल। ये जो पर्सन होते हैं ये काम करना चाहते हैं और इनके पास वो स्किल्स भी है, कैलिबर भी है काम करने के लिए, लेकिन उन्हें काम ना मिले तो उसे बोलते हैं ओपन, खुली। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि ऐसे कुछ काम मिल भी रहा है कुछ नहीं भी। तो देखो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट को 2 तरीके से बताया गया है। इट मीन्स जो पर्सन उसे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कुछ ही महीनों तक, फिर बाद के महीने में वो अनएम्प्लॉयड है। दूसरा, इट मीन्स जो पर्सन है वर्क एक वो ऐसी जॉब पर काम कर रहा है जो उसके कैलिबर से कम है। मतलब आपने MSc वगैरह कर रखी है, आपने मास्टर्स कर रखी है, आपको अच्छी नॉलेज है, लेकिन आप पढ़ा रहे हो LKG के बच्चों को, ठीक है, आपका कैलिबर है कि आप बड़े बच्चों को पढ़ा सकते थे। इस टाइप से जो एक लेबर है वो अनएम्प्लॉयड रहेगी कुछ महीनों तक, इन ईयर, और इंगेज रहेगी शॉर्टर पीरियड तक अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इसी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। बिसाइड अगर जो पर्सन है जो काम कर अपने एबिलिटी से कम, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आ जाता है। डिसगाइज मतलब छुपी हुई ये होती है खेती बाड़ी के केस में, दिखता नहीं है 5 लोगों का काम और लगे हुए 10 हैं। ये रेफर करता है वो स्टेट जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना वो एक ही जॉब में लगे हुए हैं, जितना एक्चुअल में उनमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा। अगर कहता है कि सम ऑफ देम, अगर वो उस कुछ को हम उस जॉब से निकाल भी लेना तो उससे कोई भी आउटपुट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते ही कहता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हर लेबर की वो 0 है यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए 2 लेबर की जरूरत थी भाई एक फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए, एक हेक्टेयर के, लेकिन 5 लेबर उस पर काम कर रहे हैं, तो 3 क्या है? वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। सीजनल खेती बाड़ी है, इसमें भी सीजनल में कि भाई कुछ महीने काम रहता है, फिर जब फसल पकने तक बीच में कोई काम नहीं रहता। इट मीन्स एक पर्सन है जो एम्प्लॉयड है एक पर्टिकुलर सीजन में और अनएम्प्लॉयड है दूसरे सीजन में। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एग्रीकल्चर में। यहाँ पे जो पर्सन है वो काम करते हैं क्रॉप मतलब वर्क करते हैं क्रॉपिंग में, हार्वेस्टिंग सीजन में, और अदर मंथ्स में वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो फार्मर है वो ना सिंगल क्रॉप को बोता है ईयर में और अनएम्प्लॉयड रहता है 5 से 7 महीने एक साल में बात करें तो। जनरली इन केस ऑफ सीजनल गुड्स इंडस्ट्री जैसे वुलन गारमेंट्स वगैरह है, बहुत सारे टेम्प्रेरी वर्कर्स हायर किए जाते हैं सीजनल मंथ में और बाद में उनकी छटनी कर दी जाती है। रीट्रेंच करना मतलब निकाल देना ऑफ सीजन में, ठीक है। तो वही बात है, फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं ये। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये टेम्प्रेरी नेचर का होता है। ये होता है क्योंकि मार्केट में इम्परफेक्शन आ रही है। जब कहते हैं पीपल शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह,
और दे सीख जो, और वहाँ पे वो जॉब चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, देर में भी अनफिल्ड वैकेंसी एट दैट पहले, क्योंकि वहाँ पे अनफिल्ड वैकेंसी है, लोगों से भरी नहीं है, खाली है। बट इट टेक कुछ टाइम लगता है भाई जॉब उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच करने पर। इन दिस एडजस्टमेंट टाइम जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्जिस्ट करता है। मतलब आप जॉब चाहते हो, आपने अप्लाई किया और एक्चुअल में आपकी पोस्टिंग होगी, उसके बीच में भी तो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, फिर बात आती है कि स्ट्रक्चरल। तो जो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं डिमांड पैटर्न में, उनके कारण होता है। ये पॉसिबल है कि जो डिमांड होती है नई टाइप के गुड्स की वो बढ़ती जाए और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो होती जाए। ठीक है, तो यही है कि हम इमिडिएटली जो लोगों की रिक्वायरमेंट वगैरह मैच नहीं कर सकते। तो यही है कि लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं। एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही। जो एजुकेटेड पीपल हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, इसे बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। विद द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन इन इंडिया, जो नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल है वो बढ़ गए हैं, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटी है एजुकेटेड लोगों के लिए वो नहीं बढ़ी है सेम प्रोपोर्शन में। सो इसने क्या कर दिया, प्रॉब्लम को बढ़ा दिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की। जो इलिटरेट पर्सनस हैं वो कोई भी जॉब ले सकते हैं, जो किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन है टेक ओनली वो वाइट कॉलर जॉब्स को ही लेते हैं, और जॉब जो भी अकॉर्डिंग है उनके एजुकेशनल लेवल के अकॉर्डिंग। साइक्लिकल, जो मतलब बूम और डिप्रेशन के अकॉर्डिंग होती है। इन एवरी इकोनॉमी ट्रेड साइकिल प्रिवेल होती है, पीरियड बूम भी आता है डिप्रेशन भी आता है। तो बूम पीरियड में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़्यादा लोगों को जॉब मिलती है, लेकिन डिप्रेशन में बहुत कम इकोनॉमी। तो कहता है कि मतलब लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो फिर से चला जाता है। तो ये रेंडर करता है कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं साइक्लिकल मूवमेंट के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है, मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर बात आती है इंडस्ट्रियल। रैपिड ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की एंड अर्बनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना शहरों में शिफ्ट हो गए हैं काम के चक्कर में। बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, पीपल है ना वो विलेज को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं इंडस्ट्रीज में जॉब करने। बट नंबर ऑफ इंडस्ट्री है वो तो इंडिया में बहुत कम है। तो अब बात आती है, फिर वही बात है, फिर से वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और ज़्यादातर जो भी इंडस्ट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रही है, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ कर रही है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के। ये ट्रेंड्स के बारे में बता रखा है कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी रेट तक अवेलेबल है, एस्टिमेट्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के। तो ये एक सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। साइज अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 16-17 में थोड़ा कम, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के एक्चुअल रेट, ठीक है, पॉपुलेशन लेबर फोर्स एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड इतने थे। ठीक है, तो लेकिन बाद में यहाँ पे ये कम हो गई थी, ये रिड्यूस हो गई थी। ठीक है, इतने। अब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये साइज थे, ये रेट। फॉर एनालाइजिंग ट्रेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हम उनको कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको डिफाइन करते हैं एक रेशियो अनएम्प्लॉयड पर्सनस का टोटल लेबर फोर्स से। भाई 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, टोटल लेबर फोर्स मतलब 5 लोग काम करना चाहते हैं, उनमें 2 को काम मिला हुआ है, तो क्या होगा 2/5। ठीक है, तो इसने बताया है यहाँ पे टोटल। फिर बात आती है इंटर स्टेट वेरिएशन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वाइड वेरिएशन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है ना कुछ स्टेट्स में वो कैसे हैं, देखो ये बता रखे हैं, त्रिपुरा केरल वगैरह में ये रेट्स बता रखे हैं, रूरल में, अर्बन में और टोटल में। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, आप याद करो, बस एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा डाटा देख सकते हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। एनएसएसओ सर्वे मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अकॉर्डिंग 2011-12 में जो टोटल एम्प्लॉयमेंट था ना ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में वो इतना था, जिसमें से ना अनऑर्गेनाइज में सबसे ज़्यादा था एक टाइप से कहें तो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है और मतलब उसमें पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब और जो एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो इस टेबल में बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना था इन सब में। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो इंक्रीज हुआ है 2% से, ये सब इसमें बताया गया। अब बात आती है क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट फीमेल में ज़्यादा है, अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुमेन में ना हायर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ मेन से अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर है एजुकेटेड सेगमेंट में, और वाइड इंटरस्टेट फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है, और मोर पर्सनस एम्प्लॉयड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर ऑर्गेनाइज से कंपेयर करें तो। अब इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखो बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव। तो बैड इम्पैक्ट की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस होता है। अगर आपको टाइम पर काम ना मिले तो आप डिमोटिवेट हो जाओ, आपका कैलिबर मर जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग स्किल्स काम नहीं कर पाओगे। लगा लो आपको, आप में बहुत अच्छी स्किल्स थी, आप एक क्रिएटिव माइंड थे, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग काम नहीं मिले, फिर आप ऐसा काम करने लगे भाई अपनी नीड्स तो पूरी करनी ही है, तो आपको वो कैलिबर गायब
मर जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। आप उस पर काम नहीं करोगे तो वो तो मंदा होगा ही, ठीक है, धुंधला होगा ही। तो अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी आती है, जो टाइम है कंट्री की लेबर फोर्स का वेस्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में। इससे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव एडवांटेजेस नहीं मिल पाती, पॉवर्टी बढ़ती है। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में जो एक इंसान होता है वो जितनी भी भाई ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो उसे नहीं मिल पाती। तो अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होती है, पॉवर्टी जनरेट होती है, क्योंकि बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाता है। सोशल प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट से है ना बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम भी आती है। भाई लोग क्या करते हैं, अपना पेट भरने के लिए चोरी डकैती वगैरह बहुत पता नहीं क्या क्या गलत काम करते हैं, क्योंकि उन्हें काम तो मिल नहीं रहा तो वो गलत काम करने लग जाते हैं, तो इससे रॉन्ग डीड्स में चले जाते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है। अनएम्प्लॉयड पर्सन है ना वो प्रोवोक करते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स को, ठीक है, वो ना जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, पीसफुल साधन है, उनमें ना अपना विश्वास खो देते हैं, और ये सोचते हैं कि जो सरकार है वो बेकार है, और वो ना मतलब उनके काम को अच्छे से नहीं दे सकती, उनकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकती। तो वही बात है, वो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तो वही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। बार बार सरकार बदलती है, सब कहते हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं, दूसरी लाओ। एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन किया जाता है, उनसे 100 रुपये के काम 100 रुपये देने के बदले 200 रुपये का काम लिया जाता है, ठीक है। एडवर्स कंडीशन में काम करते हैं, लो वेजेस पे, बैड इफेक्ट पड़ता है इससे उनके ऊपर। ये तो इफेक्ट्स बैड। अब बात आती है काजेज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन है, ये भी एक सीरियस सिचुएशन है। जो रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन की, ये मेन कोज है अनएम्प्लॉयमेंट का। बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं मतलब एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, लेकिन कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि पॉपुलेशन भी उतने प्रेशर से बढ़ती जा रही है। ऑटोमेटेशन या मैकेनाइजेशन, तो कहता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ हो रहा है। भाई ऑटोमेशन आ गया, अब आज के टाइम में मशीनों का यूज़ हो रहा है, तो इसी के कारण क्या हो रहा है, जो सर्विस सेक्टर है वो भी प्रभावित, बैंक, इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस वगैरह। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई लोगों को काम नहीं मिल रहा, ठीक है। और आज के टाइम में खेतों में भी बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, बीज बोने से लेकर काटने तक की, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही। एक तो लोग अपने हाथ से काम करें, एक मशीनों से हो। फिर है डिक्लाइन इन कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री बंद होती रही। जो पॉलिसी थी कि ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी रिगार्ड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज ने क्या किया, जो छोटे छोटे आर्टिसन थे, वर्कर्स थे, उनके इंटरेस्ट को इम्पैक्ट किया, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड सीजनल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर है ना, इट इज़ नॉट ओनली, ये बैकवर्ड ही नहीं है बल्कि सीजनल इंडस्ट्री है। नो डाउट कि एग्रीकल्चर भाई मेन ऑक्यूपेशन है हमारे देश में, ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे ही काम करती है, लेकिन इसका सीजनल करेक्टर भी एक प्रॉब्लम है, कुछ महीने काम रहता है और कुछ महीने अनएम्प्लॉयड रहते हैं। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, रट्टाफिकेशन है हमारे देश में। आफ्टर स्पेंडिंग बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में हम साल स्पेंड करने के बाद हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती, ठीक है, कि हम एक अच्छा बिजनेस कर पाए। इंडिया में जो जनरल एजुकेशन दी जाती है वो इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने में। इससे क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह की कमी रहती है, डेवलपमेंट प्रोफेशनल स्किल्स की कमी रहती है। लैक ऑफ नेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, कहते कोई क्लियर कट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है ही नहीं। जो हमारे प्लानर्स है वो सोचते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो अपने आप सोल्व हो जाएगी, तो वो खुद से तो कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है। लेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, डिफिशियंसी होगी कैपिटल की इंडिया में, एंड वट एवर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज देयर, तो कहता है कि सेम उसको प्रॉपर देखो, एक तो पैसे की कमी है और जितना पैसा है उसको भी अच्छी जगह से इन्वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना वो ही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो सेविंग से आती है, और सेविंग कहाँ से आएगी, लोगों की इनकम से, लेकिन लोगों के पास तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो लेस कैपिटल फॉर्मेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जो कहता है कि वर्स इन एन अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी एंड रेट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की बहुत कम है, जो स्लो रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो एम्प्लॉयमेंट देने में फेल हो गई है लोगों को। इमोबिलिटी है लेबर की, जो इंडियन लेबर है वो इमोबाइल है, मतलब जो इंडियंस है वो ना घर रुकते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, वो रिलेक्टेंट है बाहर जाने के लिए, काम ढूंढने के लिए, ठीक है। जो लैंग्वेज, रिलीजन, क्लाइमेट है ये भी उन्हें अफेक्ट करके चलता है। जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट के और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, हम नहीं देखते बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक, कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा फील हुआ था, ठीक है। अब बात आती है टेम्पररी एंड माइग्रेटरी करेक्टर ऑफ लेबर। लार्ज नंबर ऑफ जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो लोकेटेड है अराउंड द सिटीज एंड टाउन। भाई अपनी जॉब असाइनमेंट पूरा करने के बाद जो विलेजर्स हैं वो उन पैलेसेस की तरफ भागते हैं रूरल एरियाज़ में, और लिबरली बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब लिबरली मनी अर्न इन अर्बन एरियाज़, ठीक है, स्पेंड करते हैं उसको फिर
तो और जब वो फिर से पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर से अपने जॉब पे चले जाते हैं। तो ये चलता रहता है। माइग्रेटरी मतलब भाई गांव में भाई अभी आप देखते हो बहुत सारी जगह पे बिहारी वगैरह मिलेंगे आपको इधर की साइड। क्यों? क्योंकि इधर वेजेस हाई है उनके जगह से, तो वो क्या करते हैं, इधर कमाते हैं, फिर पैसे ले जाके अपने परिवार को दे आते हैं, फिर से आ जाते हैं। तो ये चलता रहता है। फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। कहता है कि फीमेल लिटरेसी एंड सोशल चेंज है सोसाइटी में। ये कहता है कि नाउ ज़्यादातर फीमेल भी भाई जॉब देख रही हैं, तो इससे और भी जॉब सीकर बढ़ गए हैं, तो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। कॉस्टली प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग है प्रोफेशनल लाइक इंजीनियरिंग, मेडिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लॉ वगैरह, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सिर्फ जो बच्चे हैं जो बिलोंग कर रहे हैं बड़ी बड़ी फैमिली से, उनकी एक्सेस है कॉस्टली प्रोफेशनल एजुकेशन तक। जो चिल्ड्रन है जो कि एग्रीकल्चर लेबर के, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, ट्राइबल वगैरह के, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कॉस्टली प्रोफेशनल ट्रेनिंग को। अब कौन कौन से स्टेप्स है जो लिए जा रही है सरकार के द्वारा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए? तो बहुत सारी स्कीम्स आई हैं। पहली है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है रूरल पीपल्स के लिए। ये एक अप्रैल में 1999 में आया था। ये रिप्लेस करता है पुराने वाले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को। इसका एम क्या है? लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे इंटरप्राइज बनाना रूरल एरियाज में, ठीक है, सब्सिडी देना उनको एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पीपल, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं, ठीक है, डेवलप करना एक्टिविटी क्लस्टर्स वगैरह। यहाँ पे कहता है कि एक्टिविटी क्लस्टर का मतलब है स्पेसिफिक इंडस्ट्री बनाना एक स्पेसिफिक एरिया में, उन्हें क्रेडिट वगैरह देना, हेल्प करना मार्केटिंग वगैरह में, ठीक है। फिर कहता है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने रजिस्टर, बाद में इसका नाम 2012-13 में बदल दिया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से। इस स्कीम को आज के टाइम में आजीविका के नाम से भी जानते हैं। यही है, पॉवर्टी को कम करना, लोगों को रोजगार देना, यही था इसका मेन पर्पस। तो इन स्कीमों के नाम याद कर सकते हैं थोड़ा बहुत, कब आई थी, क्या पर्पस था, बस। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है ना, ये 1 सितंबर 2001 को आई थी। मेन ऑब्जेक्टिव था इस योजना का अपॉर्चुनिटी देना एम्प्लॉयमेंट की सरप्लस लेबर को, उन्हें फूड सिक्योरिटी देना, कम्युनिटीज़ डेवलप करना, सोशल एसेट्स वगैरह ये सब डेवलपमेंट करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। इसने सेट किया था 100 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। फिर है MSA माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ओके। बाद में तो इसका नाम भी बदल दिया गया था नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन से। फिर है माइक्रो स्मॉल मीडियम विद ए व्यू टू रिड्यूस करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्पेशल एफर्ट्स किए हैं MSME के सेक्टर में भी, ठीक है, इसने इतना फंड्स दिया था इसके लिए। फिर बात आती है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट फॉरेन कंट्रीज में गवर्नमेंट ने हेल्प किए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि उन्हें अब्रॉड में भी स्पेशल एजेंसी सेटअप की गई है रिक्रूट करने के लिए लोगों को दूसरे देशों से, लाइक दूसरे देशों में। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये जो योजना इसका एम यही है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, उन्हें एजुकेट करना, ठीक है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो नंबर है अर्बन पुअर के, अनएम्प्लॉयमेंट के, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013-14 में, ठीक है, जिसने रिप्लेस किया था SSRY को। तो ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह देता है, ये सब पता है। महात्मा गांधी मनरेगा तो आपने सुना है 100 दिन का रोजगार देता है। तो गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया था महात्मा गांधी ने रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में। ये क्या करता है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। अगर काम नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर, तो आपको कंपनसेशन मिलता है उसका, ठीक है, कि हर अडल्ट फैमिली से, एटलीस्ट एक अडल्ट फैमिली से वो रोजगार रह सकता है और डिमांड कर सकता है काम की। अब है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। जो गवर्नमेंट है वो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम रन कर रही है 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में देश के। इस प्रोग्राम में जो वेजेज है वो फूड ग्रेन्स की फॉर्म में, अनाज की फॉर्म में दी जाती है कि भाई काम करो और अनाज ले जाओ। स्ट्रेस ऑन लेबर इंटेंसिव, लेबर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पे काम कराओ, ना कि मशीनों से। जैसे मोर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, ये लेदर प्रोडक्ट में, फुटवियर में, टेक्सटाइल वगैरह में। अब बात आती है डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। इंडियन गवर्नमेंट वो प्रमोट करिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को। इससे क्या होगा, बहुत सारे इंसेंटिव मिलेंगे इंस्टीट्यूशंस को IT इनेबल सर्विस देने में, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स देने में लोगों को। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वुमेन के लिए, जो शेयर है वुमेन का एम्प्लॉयमेंट में ऑर्गेनाइज सेक्टर में, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, वो बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट है बहुत सारे मेजर्स ले रही हैं भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए। वुमेन को ओपन कर रही है वर्किंग वुमेन होटल, एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, मैटरनिटी लीव वगैरह, ठीक है। डेवलपिंग इरिगेशन फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट है वो कंसिडरेबल अटेंशन दे रही है इरिगेशन सिंचाई के लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है। ये हेल्प करेगा बहुत सारी कल्टीवेट करने में, मतलब क्रॉप्स वगैरह को। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको रोकेगा, ठीक है।
सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आया था 2005 में, ताकि सो फार नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड, तो ताकि ना 357 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएँ, 221 थे वो ऑपरेशनल हैं अभी भी, तो ये सब इसमें बताया गया है। वैसे आप समझें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक स्पेशल जोन होता है जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाओ, जहाँ पे मतलब लगा लो भाई, हम बोलते हैं स्पेशल मतलब जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, इस टाइप से। गाइडेंस सर्विसेज देना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस टू यूथ, एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस ब्यूरो वगैरह बनाने चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना वो मॉडर्नाइज हो गए, जो नेशनल वेब पोर्टल है उसको डेवलप करना, जो प्रोवाइड करेंगे ऑल डाटा एबिलिटी ऑफ जॉब सीकर से रिलेटेड एक तरफ, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर बाय द इंडस्ट्री, जो जॉब सीकर वो रजिस्टर कर सकते हैं खुद को इस पोर्टल पे ऑनलाइन, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट है उसने फॉर्मुलेट की थी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, इसका एम था नॉलेज को और स्किल्स को बढ़ाना लोगों की, ठीक है। वो प्रमोट करे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। खुद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किए थे नई नई स्कीम, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव टू ट्रेन, ये सब बताया गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उन्हें स्किल्स मिल जाते हैं और काम करके कई बार भाई ट्रेनिंग लेते हैं प्रॉपर, तो उन्हें सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाते हैं जो उनमें और ज़्यादा हेल्प करते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए। सेट मुद्रा वगैरह, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी एस्टैब्लिश करना, इसमें क्या होता है, ये 8 अप्रैल 2015 को आई थी, इसमें लोन दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा छोटा मैक्सिमम 10 लाख तक का दिया जाता है। शिशु किशोर तरुण, ये 3 प्रकार का था, शिशु किशोर और तरुण, इसमें पता है लेकिन हाँ आप ये तीनों बता सकते हो, शिशु किशोर और तरुण, ये 3 टाइप थे इसके, ठीक है। फिर है सजेशन टू सोल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब बात आती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसके लिए सरकार के मेजर्स देख लियो और कौन कौन से सजेशन दिए जा सकते हैं उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो देखो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो कि वो ज़्यादा रेट से भी ना बढ़े, नेशनल इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेके आओ ताकि रूल्स बनाए जाएँ, ठीक है। और कहता है कि जो प्लानर उन्हें कोऑर्डिनेट करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के साथ, उनकी जो स्किल्स है वो उसी के अकॉर्डिंग दी जाए जो आज के टाइम में रिक्वायरमेंट है जॉब की। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को स्ट्रेंथन करो, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में जो सेक्टर है वो ना बहुत ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा। इसमें आते हैं कंप्यूटर रिलेटेड जॉब वगैरह, टेलीकम्युनिकेशन, कॉल सेंटर्स वगैरह, ठीक है। तो ये कहता है कि हमें उसके अकॉर्डिंग उन्हें स्किल देनी चाहिए। प्रमोट करो रूरल नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने गवर्नमेंट को प्रमोट करनी चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी रूरल, लाइक एज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इरीगेशन प्रोजेक्ट, पावर जनरेशन वगैरह। मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहता है कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप करनी चाहिए प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट को। गवर्नमेंट को इनकोरेज करना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टर को कि वो सेटअप करे इंडस्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्री होंगे तो लोगों को काम मिलेगा। प्रमोट करो एक्सपोर्ट को, गवर्नमेंट को ना एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो और वो दूसरे देशों में बेचा जाए, तो इससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा, वो फॉरेन ट्रेड में भी लगे रहेंगे। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जो रेट है कैपिटल फॉर्मेशन की कंट्री में वो भी हाई होनी चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करना चाहिए। कहता है कि इस प्रोजेक्ट में एज हैव लार्ज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल लेके आता है, एफर्ट्स किए जाने चाहिए कि कैपिटल आउटपुट रेशो कम हो, प्रेजेंटली ना रेशो, ये सब इसमें बताया गया है। मोर हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प देनी चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को, मतलब जो खुद से अपना व्यापार करना चाहते हैं उनको लोन वगैरह दो भाई। कहते हैं कि इतने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड, मोस्ट ऑफ द इंगेज्ड एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ ट्रेड में भी है, कॉटेज में भी, छोटे छोटे बिजनेसेस भी करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में। तो गवर्नमेंट को उन्हें फैसिलिटी देनी चाहिए, जैसे लैंड दे दी, इरीगेशन दे दिया, अच्छे सीड्स दे दिए, मैन्योर खाद वगैरह दे दिया, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एरिया में बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं, जैसे भाई मतलब सस्ती मात्रा में क्रेडिट मिल जाना, रॉ मटेरियल मिल जाना, टेक्नोलॉजी की हेल्प मिल जाना, ठीक है। चेंज इन एजुकेशनल सिस्टम, कहता है कि जो एजुकेशन सिस्टम उसको एक बदलाव की जरूरत है। एजुकेशन है ना वो वोकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए ताकि लोग है ना उसके अकॉर्डिंग अब जो भी रिक्वायरमेंट है जॉब की वो गेन कर पाएँ, ठीक है। इंडस्ट्रियल टेक्निक्स में बदलाव, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करना चाहिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ताकि लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है, उन ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो लेबर को, ठीक है। इंकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए विद लेस कैपिटल। जो ये इंडस्ट्रीज होती हैं ये लेबर इंटेंसिव होते हैं क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती हैं और जो भी डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हटाती हैं। ग्रोथ इन पर्सनल सर्विसेज, जो इंक्रीज है इनकम में मिडिल क्लास हाउस का वो क्या करता है, इंक्रीज करता है डिमांड पर्सनल सर्विसेज लाइक बेबी केयर, पर्सनल ड्राइवर, सिक्योरिटी वगैरह ये सब। एम्प्लॉयमेंट इन 12th 5 ईयर प्लान, कहते हैं जो 12th 5 ईयर प्लान था उसने 5 करोड़ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी थी नॉन फार्म सेक्टर में। जो ये प्लान था इसका एम ही था कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करना, एजुकेट करना लोगों को, ठीक है, एजुकेटेड पीपल के बीच में। अचीव किया था इसने, क्या क्या किए,
देखो इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ में से है जहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं। जो मेजर रीज़न है यहाँ पे क्योंकि वोकेशनल और टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन की कमी है। और तो स्किल डेवलपमेंट ना मेन फोकस था इसमें, तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया। स्ट्रेंथन करना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जनरेट करना 100 मिलियन वर्क अपॉर्चुनिटी 2022 में। एम्प्लॉयमेंट में लेबर इंटेंसिव स्किल्स वगैरह का यूज़ करना। सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, बैंकिंग वगैरह है उनको इनकोरेज करना। प्रोवाइड करना स्किल सर्टिफिकेट 5 करोड़ लोगों को इस प्लान में, ठीक है। फिर ऑल एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज है वो ऑनलाइन हो, ठीक। काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करे। मोर अवेयरनेस दी जाए रूरल एरियाज़ में बेनिफिट लेने के लिए। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की, महात्मा गांधी मनरेगा की। ये मनरेगा के बारे में बता रखा है, 2005 में आई थी। एक अडल्ट मेंबर मतलब कम से कम एक अडल्ट मेंबर जिसको जो बिलो पॉवर्टी लाइन से उसे कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। स्टैच्यूरी मिनिमम वेज रेट से उसे पे किया जाएगा। जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा प्रोडक्टिव से रूरल एरिया में, जैसे रोड वगैरह बनाने ये सब। वो वर्क ना 15 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। डिमांड का नहीं दिया जाता है तो 1/3 आपको ना कम मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। ग्राम पंचायत मॉनिटर करेगी काम, आप गाँव में ट्रांसपेरेंसी रखेगी। 90% एक्सपेंसेस है स्कीम के वो सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% है वो स्टेट गवर्नमेंट बोन करती है। मनरेगा में एटलीस्ट 33% है टोटल बेनिफिशरी वो वुमेन्स है। और कोई भी मतलब एनी नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द फैमिली वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कीम में, ठीक है। वो बस 100 दिन में मिनिमम 100 दिन की लिमिट है इसमें काम की, ठीक है। फिर बात आती है इसमें sectors with prospect for creation of new employment opportunity because of the slow growth in agriculture and more people working in sector। जो future policy needs ensure करना greater absorption and force in any services following main services क्या क्या है? IT इनेबल, टूरिज्म, एजुकेशन एंड हेल्थ, रिटेल, इंडस्ट्री में ये सब है। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।